हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं किस प्रकार से जो यूरोपियंस थे वो भारत में आए, जिसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा। फिर हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से भारत के अंदर अलग अलग तरह के सत्याग्रह चलाए गए, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स चलाए गए जिससे भारत को आज़ादी मिल सके। फिर हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी देखा था, वर्ल्ड वॉर 2 भी देख चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड आफ्टर 1945। यहाँ पर बात की जा रही है 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था। तो वर्ल्ड जो थी 1945 के बाद किस तरीके से जो विश्व है, एक नई दुनिया का गठन किया गया, कोशिश की गई कि कैसे दुनिया बनाई जाए जिसके अंदर फिर से दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमने जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमने क्षति हमें मिली थी, तो वैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसी की कोशिश की गई। इसके बाद तो क्या हुआ वर्ल्ड आफ्टर 1945 में, चलिए देखते हैं। नाउ द पेजेस ऑफ हिस्ट्री आर फुल ऑफ इन्यूमरेबल वॉर्स फॉट इन एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड, yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world is the first and the second world war। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया जो इतिहास है हमारा, उसके अंदर जो सबसे खतरनाक अगर हम युद्धों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक युद्ध जो लड़े गए हैं उसमें हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध का नाम ही ले सकते हैं, क्योंकि यही दो ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने दुनिया में एक अनलिमिटेड, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नुकसान किया जिसका हम एक्चुअल रूप में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो उसके ख़त्म होते ही लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। तो लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया था, आप सब जानते हैं उसका जो मेन मोटिव था वो था पीस, शांति स्थापित करना पूरे विश्व के अंदर। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो थी उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिस कारण से वो फेल हो गया, और 1939 में 1939 के अंदर हमने एक और विश्व युद्ध होते देखा जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। तो देखा कि 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। अब दूसरा विश्व युद्ध जो था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और अगर पहले विश्व युद्ध के बाद उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम पहले विश्व युद्ध को झेल चुके थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन भी बढ़ा। तो अब आने वाले समय में 1945 के बाद अगर फिर कभी ऐसा कोई युद्ध होता है तो मेरे ख्याल से वो मानव इतिहास का आखिरी युद्ध भी हो सकता था। तो ऐसे में जो एफर्ट्स थी और पीस और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हर एक देश जो है अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी की रक्षा कर सके और शांतिपूर्ण तरीके से वो रह सके, इस कारण से एक और बॉडी का गठन किया गया जो कि लीग ऑफ नेशंस के फेलियर पे एक बनाई गई जिसको नाम दिया गया द यूनाइटेड नेशंस। इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया था उसके चार्टर, यानी कि उसकी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी उसके अंदर बातें जिसके लिए उसको बनाया गया था, वो उसके गोल्स वो थे, क्या क्या थे, उसके एम्स क्या क्या थे, वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फॉर दिस टू टेक इफेक्टिव एंड कलेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट और एलिमिनेट एनीथिंग दैट वुड डिसरप्ट पीस एंड सप्रेस एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, रिजॉल्व एवरी इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली बाय पीसफुल मीन्स। अब जो पहला मुद्दा यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस के पास था वो ये था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, यानी कि वैश्विक रूप में वैश्विक स्तर पे शांति बनी रहे और सिक्योरिटी की, हर एक व्यक्ति अपने आप को सिक्योर फील करे। अब आप देखिए, अब भारत में हम लोग रह रहे हैं, सो वी ऑल फील वेरी सिक्योर इन दिस कंट्री। हमें पता है कि हमारा मुल्क है। अब क्या हम यही चीज़ जब हम किसी और देश में रहते तो क्या हमें सिक्योर फील होता? आज बहुत सारे भारतीय विदेशों में जाकर बसे, ऑल्दो वो भी वहाँ रह रहे हैं, वहाँ अच्छे से सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमने देखा है कि काफ़ी जगहों पे ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वी ऑल वांट पीस एंड सिक्योरिटी इन आवर लाइफ। हमको मेन जो चीज़ें चाहिए वो है पीस, एक तो शांति आदमी को चाहिए, और दूसरा सिक्योरिटी, दैट वी शुड बी सिक्योर, हमारी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो दोनों ही चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो ये दोनों चीज़ों को बनाए रख सके। तो 1945 में जो यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया उसका जो पहला मोटिव था वो यही था कि विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखे वो,
और सिक्योरिटी। पूरे जो दुनिया के देश हैं वो सब अपने आप को सिक्योर फील करें। जैसे आप जानते हैं 1945 से पहले की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की, तब तक एक दूसरे देशों के ऊपर बड़े देश जो थे वो छोटे देशों पे कब्जा करके बैठे हुए थे। हमारा भारत खुद कई साल तक, कई सैकड़ों साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी में हम रह चुके हैं। तो ऐसे सिर्फ भारत ही एकमात्र देश नहीं था, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो थे वो दूसरे देशों के कब्जे में रह चुके हैं। तो ऐसे में पीस और सिक्योरिटी देना सबसे पहला मोटिव था यूनाइटेड नेशंस का। अब कैसे इसको किया जाए, किसी भी तरीके से, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट जो कि दुनिया में पीस को डिसरप्ट करता है, यानी कि जिससे शांति भंग होती है विश्व की, उसको रोकना। कोई भी ऐसा एग्रेशन, अगर कोई देश जो है ऐसा करना चाह रहा है, अपने आप को एग्रेसिव शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें हम, तो नॉर्थ कोरिया है, इवन चाइना है, तो ऐसे देश इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको मौका नहीं मिलता है खुलकर सामने आने का, क्योंकि वो जो पूरा विश्व है वो एक साइड है और ये कुछ देश हैं वो एक तरफ रह जाते हैं। तो पूरे विश्व से एक दो देश मिलकर तो नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब नॉर्थ कोरिया की बात करें, भले वो डिक्टेटर कंट्री है, वहाँ पर किम जोंग जो है वो रूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी काफ़ी सारी मतलब उनको भी सब कुछ देखना पड़ता है कि अगर मैं पूरे विश्व से टकराऊँगा तो मेरा खात्मा तो लाजमी तय ही है। तो ऐसे में पूरे विश्व को एक ऐसा माहौल देना जिसमें शांति और सिक्योरिटी रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है यूनाइटेड नेशंस का। और अगर कहीं मतभेद होते भी हैं विश्व में तो उनको सॉल्व करना किसी भी तरीके से पीसफुली, यानी कि युद्ध की जो नौबत है वो ना ही आए, इस तरीके से उसको मैटर को हैंडल करना। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस चार्टर में वो है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड टेकिंग ऑल एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। अब जो देश हैं वो आपस में, हर एक देश के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए और वर्ल्ड पीस जो है उसकी तरफ ये पहला कदम है। जब हम एक दूसरे देश के साथ फ्रेंडली तरीके से, यानी कि हर एक देश हमारा मित्र होगा आजू बाजू में रहने वाला, तो ऑब्वियसली कोई मतभेद नहीं होगा, तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आगे है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड with the intervention of United Nations and human rights as well as basic freedoms should be disseminated irrespective of caste, language, gender और religion। अब इसके अलावा जो समस्या हमारे सामने रहती है वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स की बात करें। अब ये ऐसे मुद्दे हैं, देखिए इकोनॉमिकली हर एक देश जो है अपने को साउंड करना चाहता है, अपने आप को वो इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर भी लोग अपने देश में अच्छा चाहते हैं, सोसाइटी अच्छी हो, यानी कि। और कल्चरल बात करें तो कल्चर के साथ जो छेड़छाड़ लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो जो समस्याएं हैं इनको यूनाइटेड नेशंस के मध्यस्थता के द्वारा, यानी कि उसके द्वारा, उसकी मदद से हम सॉल्व कर सके। इवन बात की जाए ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स हैं या फिर यूनाइटेड, इनकी मदद से अगर हम अपनी इन समस्याओं को सॉल्व कर लें तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। और जो भेदभाव है पूरी दुनिया के अंदर, हम देखते हैं कि आज ह्यूमन राइट्स के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि राइट जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर इंसानों को दी गई है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स जो है वो भी सब लोगों को मिलना चाहिए, किसी भी तरीके के भेदभाव के बिना, ना ही कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर या रिलीजन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सबसे ऊपर उठकर हमें हर एक व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स प्रदान करने हैं। तो ये देखने का काम भी यूनाइटेड नेशंस का है कि पूरे विश्व के अंदर कहीं भी ऐसी घटना ना हो जो ह्यूमन राइट्स का हनन कर सके। चौथा पॉइंट जो इसी लीक में दिया गया है वो है दिस सोसाइटी एक्ट्स एज अ सेंट्रल बॉडी फॉर ब्रिंगिंग हार्मनी बिटवीन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट नेशंस। अब ये जो सोसाइटी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करती है। अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में जो भी मतलब करार किए जाते हैं, कि जो भी एक्सचेंज होती हैं चीज़ें, या एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण जो रिलेशन वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये जो बॉडी है ये एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करती है, एक ब्रिज की तरह काम करती है। अब जो देश हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार संबोधित कर चुके हैं अन्य देशों को। तो ऐसी घटनाओं से क्या होता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के काफ़ी करीब जा सकता है, यानी कि एक ही जगह पर ये सब देश जो हैं, अराउंड मोर देन 192 कंट्रीज़ जो हैं, 193 या 4 ऐसे कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, तो सब देशों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ जाकर अपनी बात रखते हैं। तो इस तरीके से वो एक तरह से गैदरिंग हो गई, एक पार्टी है या एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें हर एक देश अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। तो इस प्रकार से जो आपसी मतभेद रहते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर कुछ ऐसा बड़ा होता भी है तो उसको भी सुलझाया जा सकता है यहाँ पर बैठकर। Thus, United Nations Charter concludes that dismissal of war and constant urge for peace is the main objective of United Nations। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके अंदर सिर्फ जो मेन जो चीज़ कही गई है वो यही है कि डिसमिसल ऑफ वॉर, कि युद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, और वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखना, यही दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के।